नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर संयम बरतने की अपील की है। जी हां, केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं अब श्रद्धालुओं से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से मौसम बदल रहा है, जिसमें बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के लिए विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके द्वारा सुझाव दिए गए कि विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात कही गई। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। क्योंकि आप मुख्य विपक्षी नेता हैं, आपको क्या लगता है कि उसके बाद कितना फर्क पड़ा या कैसा है अभी स्थिति अगर विपक्ष के देखे जाए? देखिए, अभी गढ़वाल मंडल के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, तो उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। सांसद जो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाएगी। जी हां, बीजेपी सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में चलने वाले अभियान में उत्तराखंड में भी विभिन्न वर्गों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मधु भट्ट ने बताया कि अभियान में सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूरे 1 महीने में सांसद पूरे क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। अभियान के दौरान शिक्षक, अधिवक्ता, चिकित्सक, इंजीनियर, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसाय, व्यापारी, प्रोफेशनल वर्गों, धार्मिक नेता, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से विशेष संपर्क पर संवाद भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के
कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जो है विशेष जनसंपर्क अभियान सांसदों के माध्यम से चलाएगी और हमारे सांसद जो है 15 मई से 15 जून 1 माह का प्रवास करेंगे, जिसमें हमारे उत्तराखंड के जो है विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, आप उसमें जिन्होंने बहुत ही नामी लोग हैं, प्रतिभावान प्रबुद्ध जन हैं, उनसे जनसंपर्क किया जाएगा। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे हमारे बहुत कलाकार बहुत हैं, इंजीनियर हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, बहुत ही प्रतिभावान लोगों से भी संपर्क करेगी। साथ में हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे भी जनसंपर्क किया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार की नीतियां रही हो, हमारी जो स्टेट की जो नीतियां रही हैं, राज्य सरकार की नीतियां रही हैं, उनसे लाभान्वित जो हमारा जो ये समाज हुआ है, विभिन्न वर्गों के लोग से ये जनसंपर्क अभियान किया जाएगा। तो ये 15 मई से 15 जून तक चलने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो हमने ये 9 वर्ष जो पूर्ण किए हैं, कोविड का इतना संक्रमण काल भी आया, उसमें सभी लोग जो सुरक्षित रहे और सभी को जो है स्वास्थ्य लाभ मिला है, उसको लेकर और विभिन्न नीतियां जो हमारी योजनाएं बनी है, उनसे जो हमारे समाज को, पूरा हमारे उत्तराखंड को जो लाभ पहुंचा है, उसके लिए एक विशेष जनसंपर्क अभियान 15 मई से और 15 जून तक चल। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खामियां देखने को मिली। हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज करा रहे हैं, जो कि गलत है, जबकि रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे मरीजों को भी डॉक्टरों की जानकारी मिल जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों को दवाइयां बाहर के लिए लिखी जा रही है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बहुत इमरजेंसी दवाइयों को छोड़कर सामान्य बीमारी की दवा जन औषधि केंद्र से ही दी जाने का प्रावधान है, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं, कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी। महिला कांग्रेस की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज पहली बैठक के दौरान राज्य के हालातों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया और उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाले चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि चाहे हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन ने भी नारियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, आज ये नए कमेटी बनने के बाद ज्योति रौतेला जी के अध्यक्ष बनने के बाद 1 अप्रैल को इनका कमेटी अनाउंस हुआ है। उसके बाद ये पहले कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में कई बातें हुई है, कहीं वास्तविकता ग्राउंड पे क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को के क्या तकलीफ है, इनके बारे में अलग अलग जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो बातें निकल के आई है इससे ये साफ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, देवभूमि के लोग परेशान है। देवभूमि के लोग महंगाई से लेके और अपनी बेटियों के सुरक्षा को लेके भी परेशान है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस पे नजरअंदाज कर रही है पूरा सरकार, उनको अंकिता को न्याय नहीं दे पा रहे। उत्तराखंड के लोग बहुत ही
खास करके बहनें बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस तरीके से उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स, करीबन 100 गवर्नमेंट स्कूल्स उत्तराखंड में बंद हुए हैं गए साल, इससे भी लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, तो जब प्राइवेट स्कूल्स खुलते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों को के फीस जो है, देखिए हमारी चाहे केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है और नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने भी बहुत उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो हम यहाँ के जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें 50% आरक्षण देने की बात करें, या सरकार की जो हमारी उत्तराखंड की नव युवतियां हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण की हम बात करें तो 30% आरक्षण देने का हमारी सरकार ने काम किया है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने चाहिए कि उन्होंने 60 साल की राजनीति में महिलाओं के कल्याण के लिए क्या काम किया। इसका उत्तराखंड में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर साफ किया है कि किसी धर्म विशेष की इसमें कोई बात नहीं है और इससे माहौल खराब होता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन भूमि पर अतिक्रमण बनाए गए मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। वहीं वन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परीक्षण कराया जा रहा है कि वन भूमि पर 1990 से पहले कितने निर्माण कार्य हुए हैं और उसके बाद के कौन से निर्माण कार्य हैं। सरकार ने साफ किया है कि सन 1980 के बाद बने निर्माणों को हटाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मेरा आपको स्पष्ट कहना है कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर आप बात मत करिए, ये इससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान अगर वन भूमि में अतिक्रमण से बनाएगा तो उसको हटाने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और परीक्षण किया जा रहा है कि 1980 के पूर्व के कौन है और उसके बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये अभियान आगे भी ये उम्मीद करें चलता रहेगा इस तरह से? निश्चित चलता रहेगा, क्योंकि वन भूमि में अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान को एक दिन का नहीं होता। अभी अगर आज हमने सारे अतिक्रमण हटा दिए, कल दूसरा कोई अतिक्रमण करने आ गया, तो लिहाजा ये एक निरंतर प्रक्रिया। पृथक राज्य का सपना लिए हुए राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का कल देर शाम निधन हो गया। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनके चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करती थी और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती थी। प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहीं, सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, लेकिन यथाकथा जब भी उनसे मिलना होता था वो परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और वो जो भी उनके कहने तरीके थे उसमें विरोध दर्ज भी करती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि जैन साहब को कि उन्होंने आज अपनी प्रस्तुति को दीदी को समर्पित करते हुए उसको लॉन्च किया है, क्योंकि जो चीज़ें जो भाई रवि ने दिखाई हैं अपनी इस एल्बम में, इन सभी चीज़ों से दीदी प्रभावित हो रही थी। वो परेशान थी बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज से, वो नाराज़ थी SSC भर्ती घोटाले से, वो नाराज़ थी पटवारी पेपर लीक से, और अंकिता के संग जो हुआ उससे तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी।
तो इस प्रस्तुति से मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम केवल इस एल्बम को एक बार देख भर लें और इस पर मनन चिंतन कर लें, तो वो आज सुशीला दीदी को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में 23 से 24 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होने वाली है। यहां अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 2 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। उधर ऋषिकेश में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की जा चुकी है। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स के परमार्थ निकेतन और श्री गंगा आरती में सम्मिलित होने का प्रबंध भी किया गया है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए जनपद पौड़ी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और करीब 300 पुलिसकर्मी इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं। देखिए, G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PAC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने लालकुआ रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी में 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में लोगों के घरों के आगे नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें रेलवे प्रशासन ने 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर आज नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति का सचिव हूँ और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती हैं, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक ख़राब हो चुकी है। वो इतने परेशान है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पा रहे इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ और लगातार यहाँ पे नगीना कॉलोनी में हम लोगों ने संघर्ष समिति बना रखी है और उसमें लगातार इन लोगों का 21, 22 और 23 से 3 सालों से हम लोग इनके साथ हैं और इनको हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम को चला के रखे हुए हैं कि लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं, चाहे रेलवे हो चाहे सरकार हो, जब तक अपनी एकता को बना के नहीं रखेंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है वो 3 दिन का समय है, 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई न कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर मैं भी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द बकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार। ज्ञापन उत्तराखंड सरकार के लिए जो यहाँ तहसीलदार द्वारा दिया जा रहा है नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा, यह है कि रेलवे को अचानक पता नहीं क्या कैसे याद आ गई कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये गैर कानूनी है। रेलवे ने गैर कानूनी तरीके से बस्ती वालों को ये नोटिस दिया है वो जगह खाली कर देंगे, जबकि रेलवे की ये ज़मीन नहीं बनती है। 1991 में यह जो बस्ती बसाई गई तब राम नगीना और वो जो नगीना थे जिनके नाम से नगीना कॉलोनी रखी गई और हम लोग थे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के लोग बस्ती को। एक तरफ देश में धर्म और जाति को लेकर लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीजेपी के समर्थन में इस वक्त मुसलमान नहीं है। इस मसले को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष
शादाब शम्स ने कहा कि मुसलमान कहीं अलग से नहीं है, देश का ही हिस्सा है, उससे भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये मुस्लिम समाज भी देश के हालातों को देख रहा है और सोचने समझने की शक्ति रखता है, इसलिए मुस्लिम समाज सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। उसे अपने बच्चे के भविष्य की फिक्र है और वह जानता है कि यह बीजेपी में संभव है। यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज अलग से नहीं है, वो देश का हिस्सा है। वो भी, उसे भी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी देश के हालातों को देख रहा है, वो भी सोचने समझने की शक्ति रखता है और इसलिए मुस्लिम समाज अपना अच्छा बुरा सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। आज भी लगभग 8-10 प्रधान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, कई सारे लोग, बड़े कांग्रेस के से आए हुए नेता, बसपा से आए हुए नेता और किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि अब देवभूमि उत्तराखंड से बयार बह चुकी है कि जो बात हिमालय से निकली है वो कन्याकुमारी तक पहुंची है। तो मैं एक ज़रूर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश देवभूमि उत्तराखंड से ये जा रहा है कि अब मुस्लिम समाज भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। भाजपा नेता शादाब शम्स ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं और उनका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। मैं शादाब शम्स से कहना चाहती हूँ, आप मुगालते में हैं जनाब। मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो देश से प्यार करता है तो वो भाजपा से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं किया। झूठे वादे देश की जनता से किए जो अब जनता को सालने लगे हैं। महिला अपराध की श्रेणी में अगर बात करें तो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा बनती चली जा रही है। बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, यौन उत्पीड़न करने वालों को लगातार भाजपा में संरक्षण दिया जा रहा है। किसान भाजपा का विरोधी है, युवा भाजपा का विरोधी है, महिलाएं भाजपा की विरोधी हैं। महंगाई आपने आसमान पर पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था अपना पटरी से लुढ़का दी, आपने बेरोजगारी का 45 साल का आंकड़ा तोड़ दिया। लगातार धार्मिक तुष्टीकरण पर आप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, सौहार्द देश का बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा से सिर्फ वही जुड़ सकता है जो या तो लालची होगा, जो अवसरवादी होगा, या फिर जिसकी कमजोर नस भाजपा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज से है, जहां पिछले 4 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें किसान लाठी डंडे को लेकर एक गुलदार को खेतों से भगा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया और गश्ती दलों को सतर्क कर दिया। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो अक्सर गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। कई बार विभाग से शिकायत की गई, लेकिन विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं गया। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ग्रामीणों की वन विभाग से मांग है कि वन्य जीवों को निचले तराई क्षेत्रों और आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जाए। वहीं वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर ललित आर्य ने बताया कि बड़ा फार्म से गुलदार दिखाई देने की शिकायत मिली थी, जिस पर टीम को भेजा गया था। मौके पर गुलदार के पद चिन्ह भी मिले हैं, जिसके बाद गश्ती दलों को बढ़ा दिया गया है। ये मामला जो है हर साल ही, हर वक्त ही ये खतरा बना रहता है, क्योंकि गुलदार जो है ये जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, गुलदार आ जाता है, लेकिन वन विभाग जो है बिल्कुल भी उस पर गौर नहीं करता है। और जब कोई बड़ी घटना का शायद इंतजार करता रहता है, जब बड़ी घटना हो जाती है तो फिर कह देते जो भी उसका मुआवजा है उसके लिए फाइल बनाते रहो। कम से कम हर साल हमले होते हैं। जैसे ये बरसात दिन, गर्मी के दिन आते हैं तो जंगली जानवर जो गुलदार हैं ये बाहर आ जाते हैं। जंगल से बाहर आने के बाद ये आदमियों पर हमला करते हैं। फिर और क्या करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों से यही चाहते हैं कि इसका जो भी इनकी जो प्रोसीजर है, जो भी इनका दिशा निर्देश हैं, जो इनकी नियमावली कहती है, उस नियमावली के तहत इनके ऊपर अपनी निगरानी करें और जनता के साथ जो है न्याय हो, जो नुकसान ना हो पाए किसी आम। पतरामपुर क्षेत्र में बूढ़ा फार्म है, वहाँ पर जो है गुलदार की शिकायत आई थी। परसों जो है एक भेड़ को भी जो है गुलदार ने मार दिया था। तो हमारे स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर के मुआयना किया गया तो वास्तव में वहाँ गुलदार के पक्षी ने देखे गए। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है तो गुलदार और जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। तो हमने अपने स्टाफ को हिदायत दी है कि यहाँ इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और हमारे द्वारा भी निरंतर गश्त की जा रही है।
और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा के हेतु जो है ध्यान रखें, अपने जानवरों को टाइम से अंदर बांध लें या अकेले दुकेले क्षेत्र में न जाएँ। इसमें जो है अगर तब से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो है अगर माना दिखाई देता है तो फिर हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो शासन से परमिशन लेकर के पिंजरा भी लगाएंगे। दिनेशपुर थाना अंतर्गत कालीनगर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकानदारों के चालान काटे गए। इस दौरान कालीनगर बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुख्य सड़क के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों के द्वारा आनन फानन में अतिक्रमण को हटाया गया। जिन दुकानदारों ने फड़ के रूप में दुकान लगा रखी थी, पुलिस ने उन दुकानदारों को हिदायत देते हुए चालान काटा। इस दौरान 32 अतिक्रमणकारियों के 6,400 रुपए के चालान काटे गए। इस दौरान दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों के कारण आए दिन जाम लगता रहता है। लोग बहुत परेशान थे, जिसकी मद्देनजर आज अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। और सेवा पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हमारे द्वारा ये जो रोडों पे NH पे और स्टेट हाईवे पर जो अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है, तो उसे हटाने का एक हमारी तरफ से प्रयास किया गया, जिसमें हमारे द्वारा अभी चिन्हित किए गए जो भी अतिक्रमणकारी हैं और उनको प्रथम हमने चालान की कार्रवाई की है। कैसे पुलिस एक्ट के तहत हमने 42 लोगों का चालान किया है और उन्हें नोटिस भी जारी किए हैं कि रोड से हटाकर अपनी दुकानें लगाएं। और इस पर उनके द्वारा हमने मीटिंग भी ली है और उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। और उस समय बाद कालीनगर का जो रोड पे जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण मुक्त हो गया है। और मेरे साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।